हेलो दोस्तों, लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। भुगतान से 99% कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है? दो पार्ट आपने मेरे साथ कर लिए हैं। प्लीज जिन्होंने नहीं किए हैं पहले वो वाले पार्ट कर लीजिए, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं भुगतान से इसके लास्ट पार्ट की। देखो, मैंने कहा था भुगतान से इसकी डेफिनेशन और उसके कंपोनेंट आपके कोर्स में आ रहे हैं, तो भुगतान से इसकी डेफिनेशन हमने कवर कर ली थी। उसके साथ साथ मैंने आपको चालू खाता, पूंजी खाता, अब लास्ट दो कंपोनेंट बता देते, एक तीसरा कंपोनेंट रह गया। उस कंपोनेंट का नाम है सरकारी कोष खाता। तो इसको पढ़ना हमें, और इसके बाद जो कोर्स में आ रहा है वो तो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका कोर्स। ये पॉइंट रह गया था आपका, ठीक है ना। मैंने कहा था एक पार्ट और बन जाएगा छोटा सा, बट मैंने सिर्फ इसके लिए पार्ट नहीं बनाया। मैं इसमें आपको एक डिफरेंस करवाऊंगा। इसके बाद क्या कराऊंगा, एक डिफरेंस कराने वाला हूँ, और वो डिफरेंस जो मैं कराऊंगा आपको वो होगा, वो बेस्ड होगा किसके ऊपर, एकोमोडेशन आइटम्स और जो ऑटोनोमस आइटम्स होती है, यानी समायोजक मदे और स्वतंत्र मदे। ठीक है, ये कोर्स का पार्ट नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आगे जाकर के। ये बार बार डिस्टर्ब करता है बच्चों को जब आप बीए बीकॉम ये सब करते हो, ठीक है ना। और ट्वेल्थ का भी ये पार्ट रह चुका है बुक में, ये बस इस बार हटाया गया, तो मैं उस डिफरेंस को कराने वाला हूं उसके बाद। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं ये है क्या। सरकारी कोष खाता यानी ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, ठीक है ना। कह रहा है केंद्रीय बैंक क्या करता है, देश के विदेशी मुद्रा कोषों का क्या करता है, संरक्षक है। यानी ये क्या करता है, विदेशी मुद्रा को भी जमा करके रखता है, उसको भंडार मेंटेन रखता है। तुम बोलोगे भाई बाहर की मुद्रा का भंडार क्यों मेंटेन करके रखता है, वो इसलिए ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को क्या मिल सके, बढ़ावा मिल सके। यानी इंडिया जो बाहर देशों के साथ जो ट्रेड करता है ना, उसको बढ़ावा मिल सके, उसको स्मूथ तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। क्यों? अगर आपके पास विदेशी मुद्रा होगी तो ट्रेडिंग करने में आसानी होती है। तो केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा के कोषों का संरक्षक है, ठीक है, तथा देश के सभी विदेशी विनिमय के लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से किए जाते हैं। इसका मतलब जो भी विदेशी विनिमय, विनिमय मतलब एक्सचेंज, यानी जो फॉरेन एक्सचेंज का जो भी लेन देन होगा ना, वो कहां से होगा, वो रिजर्व बैंक के माध्यम से होगा। क्लियर है? यानी बाहर का पैसा आना जाना जो भी होगा वो इसके माध्यम से होगा। इसके अंतर्गत यदि समुचित शेष धनात्मक है, यानी इसका मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज का जो आपका बैलेंस है ना, अगर पॉजिटिव आ रहा है, यानी ठीक है ना, जो आपका शेष है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके सरकारी कोष में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब एक बात बताओ ना, आपने जो बाहर के देश के साथ क्या करा, ट्रेडिंग करी है, ट्रेडिंग करने से आपको जो है ना वो धनात्मक यानी पॉजिटिव वे में पैसा मिला है, यानी मिला है पॉजिटिव मतलब एक तरह से बढ़ना, है ना। तो धनात्मक हुआ है, तो इसका मतलब क्या, सरकारी कोष बढ़ेगा। और इसका मतलब अगर आपने जो उसके साथ ट्रेडिंग किया है, बाहर देश के साथ जो व्यापार किया है, और वो अगर ऋणात्मक वे को दर्शा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, पैसा ज्यादा बाहर गया, कम अंदर आया है ना। यानी विदेशों में हमारे यहाँ से पैसा ज्यादा गया बाहर, मगर बाहर विदेश से हमारे यहाँ पैसा जो है कम आया है, इसका मतलब ऋणात्मक स्थिति है। तो इसके कारण सरकारी कोष में क्या होगा, अब कमी हो जाएगी, क्योंकि इसका मतलब हमारे यहाँ से पैसा ज्यादा जा रहा है। क्लियर है? तो ऋणात्मक शो करेगा कमी को, धनात्मक शो करेगा किसको, वृद्धि को, सरकारी कोष में। क्यों? अर्थात ये जो चीज है ना, ये केंद्रीय बैंक में रखी गई, यानी केंद्रीय बैंक के पास जो रखी हुई है ना, वो क्या है, सरकार की वित्तीय संपत्ति है। यानी सरकारी कोष खाता का मतलब हो गया कि केंद्रीय बैंक के पास जो भी क्या वित्तीय संपत्ति है वो किसकी है, सरकार की रखी हुई है, और मैनेज कौन कर रहा है, रिजर्व बैंक कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग ही ये काम चलता है। क्लियर हो गया? और ये बताता है कि सरकारी कोष बढ़ रहा है घट रहा है, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो ट्रेडिंग करके तुम्हें क्या हुआ है, धनात्मक यानी पॉजिटिव वे में बेनिफिट हुआ है, या फिर ऋणात्मक वे में चला गया सारी चीजें, यानी पैसा ज्यादा बाहर चला गया। ठीक है, तो ये पॉइंट पे खत्म होता है। मैं तब भी बोलूंगा प्लीज 5 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। वो अगला पार्ट भी कर लो जरा सा, जो डिफरेंस मैं करवाने वाला हूं आपको। तो देखिए फटाफट से इस वाले डिफरेंस को देख लेते हैं, ठीक है। और प्लीज मैं तो यही बोलूंगा सबके सब प्लीज इस डिफरेंस को कर लो, ठीक है ना। अच्छी चीज है और काफी इंपोर्टेंट भी माना जाता है अपने आप में। डन? मानता हूं इस बार ये कोर्स का पार्ट नहीं है बट कॉपी में रहेगा, ज्यादा बढ़िया है। स्वायत्त मदे जिसको हम स्वप्रेरित मदे भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको ऑटोनोमस, ठीक है, आइटम्स कहते हैं। जबकि समायोजक मदे जिसे अनुग्राही मदे भी कहते हैं, इनको एकोमोडेटिंग आइटम कहते हैं। आइटम या आइटम्स, ठीक है, आइटम्स बढ़िया है, ठीक है ना। तो क्या है, बड़ा आसान सा डिफरेंस है। सबसे पहले इससे अभिप्राय उन मदों से, इससे अभिप्राय उन मदों से, ये मैंने एक नॉर्मल लाइन लिख दी जिसमें सब सारे कनेक्ट करने वाला हूं, ठीक है। इससे अभिप्राय उन मदों से है जिनका संबंध ऐसे सौदों से होता है जो लाभ को अधिकतम करने के लिए किए जाते हैं। बात को समझो, इनका संबंध ऐसे सौदों से होता है जो लाभ को यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लाभ को अधिक करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। ये इससे अभिप्राय उन यानी समायोजक मदे वे मदे होती है जिनका संबंध ऐसे सौदों से नहीं होता जो लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से निर्धारित किए जाते हैं। तो पहला पॉइंट बिल्कुल बेसिक सा, बहुत आसान है, अभी याद हो जाएगा। देखो, जिनका संबंध देश की भुगतान शेष की स्थिति धनात्मक चल रही है या ऋणात्मक चल रही है, अनुकूल है या प्रतिकूल है, ठीक है ना। अनुकूल मतलब आपके अकॉर्डिंग चल रहा है और प्रतिकूल मतलब विपरीत चल रहा है ना।
तो धनात्मक है ऋणात्मक इससे कोई मतलब नहीं होता। अब देखो खुद दिमाग लगाओ ना, जब इसका मोटिव क्या है, सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, तो ये सिर्फ प्रॉफिट पे ही ध्यान देगा, किसको क्या दिक्कत आ रही है उससे कोई मतलब नहीं है। यानी भुगतान से आपका धनात्मक जा रहा है या ऋणात्मक जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, अनुकूल है या प्रतिकूल आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इसका भुगतान शेष की स्थिति से कोई मतलब नहीं होता, बट इसको भुगतान शेष की स्थिति से मतलब होता है कि वो धनात्मक है ऋणात्मक है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, इसका संबंध होता है। क्लियर हो गया। आगे, जिनका उद्देश्य भुगतान शेष में समानता स्थापित करना नहीं होता, यानी भुगतान शेष में इक्विलिब्रियम लेवल लाना, ठीक है, इसका कोई उद्देश्य ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है ना कि वो धनात्मक जा रहा है ऋणात्मक जा रहा है, तो समानता वाली बात तो ये करेगा नहीं कभी जिंदगी में। इसका काम सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, और ये भुगतान शेष में समानता स्थापित करने का काम करेगा। क्लियर है? 3 पॉइंट समझ में आ गए। ये वो सौदे हैं जिनका उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है, यानी जो उद्देश्य होता है ना इसमें लाभ को अधिकतम करना होता है, इसका उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना नहीं है। आगे, जिनका संबंध देश के भुगतान शेष की स्थिति से कोई मतलब नहीं होता कि वो धनात्मक है ऋणात्मक है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे पता चलता है, और वहां पे देखा जाए तो भुगतान शेष की स्थिति से उसका मतलब होता है कि वो धनात्मक जा रहा है या ऋणात्मक जा रहा है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। यानी इसमें भुगतान शेष की समानता स्थापित करना नहीं होता, बट इसका उद्देश्य भुगतान शेष में समानता स्थापित करना होता है, यानी एक इक्वल लेवल पे लाने की कोशिश करेगा। स्वायत्त मदों को रेखा के ऊपर की मदें भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेखा के ऊपर की मदें, और इनको क्या कहा जाता है? रेखा के नीचे की मदें या रेखा से नीचे की मदें। तो ये रेखा के नीचे की मदें होती है, ये रेखा के ऊपर की मदें होती हैं। क्लियर? भुगतान शेष के भुगतान शेष के असंतुलन का कारण बनता है। असंतुलन का कारण क्यों? क्योंकि प्रॉफिट के लिए काम करेगा, इसको धनात्मक ऋणात्मक से कोई मतलब है नहीं, तो असंतुलन की स्थिति पैदा होगी। असंतुलन तब होता है या तो जब बहुत ज्यादा आपको पैसा मिले, धनात्मक जा रहा है तो देखो बराबर नहीं है, या तो बहुत ज्यादा नीचे चलेगा तो बराबर नहीं है। यानी संतुलन तब होता है जब बराबर हो जाए, यानी जितना आपको मिला उतना खर्चा हो जाए, यानी बिल्कुल बराबर हो जाए। प्राप्तियां इक्वल टू भुगतान, उसे संतुलन बोलता है ना। तो यहाँ पे या तो धनात्मक, इसका मतलब प्राप्तियां ज्यादा हो रही है, यानी असंतुलन हो गया, प्राप्ति ज्यादा हो गया, और या फिर ऋणात्मक केस होगा तो वहां पे भी क्या आपका ऋणात्मक केस में क्या होता है? असंतुलन पैदा हो जाएगा। यानी संतुलन कहां पे है? जहां पे प्राप्तियां बराबर भुगतान, प्राप्तियां ज्यादा होगी तो असंतुलन हो गया, नीचे आएगी ऋणात्मक जाएगा तो असंतुलन हो गया, ठीक है ना। तो ये असंतुलन का कारण होता है, हमेशा याद रखना बीओपी में, ठीक है। ये असंतुलन का कारण नहीं होता, ये असंतुलन को ठीक करने के लिए किया जाता है। मतलब इसका जो यूज है ना वो असंतुलन को सही करने के लिए किया जाता है, ताकि भुगतान शेष में संतुलन लाया जा सके, ना कि असंतुलन। क्लियर है? मैंने जानबूझ के पढ़ा दिया आपको, ठीक है। इस पार्ट को यहीं पे रोकते हैं, ठीक है, और फटाफट से इसको भी कंप्लीट कर लो। ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। अब एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तरीके से, जिसका नाम होगा विदेशी विनिमय दर, ठीक है, और उसके बाद एक चीज रह जाती है बस, बजट। डन। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।